अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में इंतखाबी सूरत हाल है। ज़ाहिर है ज़िमनी इंतखाब थे, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब थे, फिर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात थे। ये सारा सिलसिला चलता रहा है और इस सिलसिले के नतीजे में एक ऐसी लफ्ज़ी जंग का भी आगाज़ हो गया है जो अदारा जाती सूरत हाल के ऊपर एक सवालिया निशान भी बना रही है और नुकसानदेह भी है। ये चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, इंतज़ामी इदारे हों या फिर इस्टेब्लिशमेंट की बात हो, इस लफ्ज़ी जंग के अंदर कोई भी जो है वो महफूज नहीं है। इंतखाबात के हवाले से जो धांधली का तसव्वुर लिया जाता है उसके अंदर इन सब इदारों को जो है वो मुर्द इल्ज़ाम जो है वो ठहराया जाता है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात चूँकि ताज़ा तरीन थे, उसके अंदर जो नतीजा सामने आया है उसके बारे में इससे पहले जो तज़िये पेश किए जा रहे थे या जो बात कही जा रही थी या जो हमने देखा तकरीबन बैन उसके मुताबिक वो नतीजा आया है। लेकिन जाहिर है कि उसके ऊपर भी तनकीद का एक सिलसिला जो है वो जारी है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर मामलात इसी तरीके से हैं तो फिर इंतखाबी इस्लाहात की जानिब क्यों नहीं बढ़ा जाता। इख्तलाफात अपनी जगह, जो आपकी आपस की लड़ाई है वो भी अपनी जगह, मुकदमात जो हैं वो भी अपनी जगह। कुछ अरसे बाद एक नया इंतखाबी मूड जो है वो भी शुरू हो जाएगा और जाहिर है कि वो फिर आम इंतखाबात की जानिब तेज़ी के साथ सफ़र होगा और उससे पहले अगर इंतखाबी इस्लाहात नहीं होती हैं तो फिर यही सारा सिलसिला जो है उसका दोबारा आगाज़ हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये तासुर जो पैदा हो रहा है कि किसी एक पार्टी का साथ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह चुके हैं कि जो भी हुकूमत होगी हम उनके पीछे खड़े हैं, लेकिन ये तासुर जो है ये यकीनन नुकसानदेह है और ये मामलात जो हैं ये अब बढ़ते चले जा रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम सज्जाद साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट रहे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं। चौधरी मंजूर साहब, ज़रा मैं आपसे पहले शुरू करना चाह रहा हूँ कि ये जो अब अदारा जाती सिलसिला चल पड़ा है तनकीद का, आप समझते हैं कि ये मामलात जो हैं ये सियासत के हवाले से मुस्बत एक पहलू नहीं है, और आप क्या समझते हैं कि कश्मीर के इंतखाबात जो हुए हैं उसके अंदर ये किरदार अदा हुआ? आप लोगों ने कैंपेन चलाई की, 11 सीटें आप लोगों ने हासिल की। देखिए, पहली बात यह है कि ये अलमिया है मुल्क का। कल मेरे साथ एक प्रोग्राम में ख्वाजा ये थे राजा फारूक हैदर साहब, उन्होंने ये बात की, कोई ब्रिगेडियर गजनफर साहब उधर है, मुझे तो नहीं पता कि उसके हवाले से कि टिकट भी उन्होंने दिए, बंदे भी वो दूसरी पार्टियों से उठा कर ले जाते रहे और फिर अल्टीमेटली वो पैसे वैसे वाला कोई इशू वो कल बता रहे थे काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में। तो मेरे इल्म में तो नहीं सारी चीजें, क्योंकि मैं उस तरह से हमारे कश्मीर के लीडर्स को बिल्कुल पता होगा, लेकिन अगर ये बातें दुरुस्त है तो फिर ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। जो बात है कि बिल्कुल हुकूमत से साथ देना चाहिए, जो भी हो इदारे हैं उन्हें, वो एक्चुअली तो जो भी हुकूमत होती है उसका हिस्सा है, रियासत का हिस्सा है, लेकिन इस तरह से पॉलिटिकल जो अमल है उसके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। अगर गौर करें तो 5 ऐसे लोग हैं जो पीटीआई के हैं और बाकी सारे दूसरी जमातों से इधर उधर से लिए हुए। हमारे कुछ लोग, 5 लोग हमारे हैं जो अभी जिन्होंने बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ जाने वालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन्होंने 2016 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़ा और अभी कुछ देर पहले उनको वो जमात छोड़ के पीटीआई में चले गए, 5 लोग उनमें से जीते हैं। तो ये अलमिया है। अभी हमारे 2 सीटों जहाँ पे हमने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन दी है, एक तो राजा फारूक हैदर साहब वाली सीट पे अब्दुल अशफाक को 672 वोटों से जीत गए थे, उनके पास रिजल्ट है और सुबह उनको 300 कुछ वोटों से हरा दिया गया। वो धरना देकर बैठे, कल उनको धरने में ही हार्ट अटैक भी हुआ है। तो वो अगर मार्जिन इतना कम है
और फिर ये पूंछ से एक सीट है सऊद बिन सादक की, वहां पे भी मार्जिन बहुत कम है, उसकी भी री काउंटिंग की एप्लीकेशन है। और फिर इसी तरह से रिजल्ट रोका गया रात को सरदार कमर ज़मान बाग के अंदर, और उनका शहर का हल्का है और वो 3 बजे जाकर रिजल्ट दिया गया, जबकि दूर दराज के हल्कों का उनका बेटा साथ वाले हल्के से लड़ रहा था, जो दूर दराज का हल्का था वो रिजल्ट 9 बजे आ गया। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर तवज्जो देने की जरूरत है। मैं आता हूँ चौधरी मंजूर साहब। वसीम सज्जाद साहब, हर इंतखाबात के नतीजे के बाद ये सूरत हाल जो है वो दरपेश होती है। आप क्या समझते हैं कि ये एक मैनेजमेंट होती है? किस चीज़ की मैनेजमेंट? इलेक्शन के हवाले से। देखिए जी, जो हालात सामने आए हैं इसमें बज़ाहिर तो कोई मैनेजमेंट नज़र नहीं आती, और जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह फंक्शन कर रहा है और जिस तरह के एक री पोलिंग के ऑर्डर्स भी हो रहे हैं, री काउंटिंग के ऑर्डर्स भी हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्री मैनेज किस्म का कोई इलेक्शन है। अगर किसी को शिकायत है तो फिर वो कुछ सबूत सामने लाए, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ बयानबाजी हो रही है और कोई सबूत सामने नहीं आ रहा। इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान की, उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो मेंबर्स हैं, उनकी कुछ टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट बड़ी मुख्तलिफ हैं पहले से। एक तो ये है कि उनकी टर्म 5 साल कर दी गई है, अपॉइंटमेंट उनकी पार्लियामेंट के थ्रू होती है। अब वो हुकूमत वक्त के मरहून मिन्नत नहीं होते कि वो उनको अपॉइंट करें। पहले ये था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की टर्म 3 साल थी और वो एक्सटेंड कर सकती थी गवर्नमेंट। अब वो सूरत हाल नहीं है, और ये इसलिए किया गया था कि हिंदुस्तान में हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन काफ़ी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, अच्छी शोहरत है उसकी, और हमने देखने की कोशिश की कि क्या वजूहात है। तो एक वजह ये थी कि उनकी टर्म जो थी वो 5 साल की थी और दोबारा उनकी एक्सटेंशन की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो अब हमारी इलेक्शन कमीशन भी जो है उसकी अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट के हाथ में है, टर्म उसकी 5 साल है, 5 साल के बाद वो री अपॉइंट नहीं हो सकते। तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो किसी एक पार्टी की हिमायत करेंगे या किसी की मुखालिफत करेंगे। अब जैन साहब ये फरमाइएगा कि ये अब अमूमी तासुर बना दिया गया है कि जैसे इंतखाबात से पहले, ये माजी में भी हम देखते रहे हैं कि इंतखाबात से पहले बहुत सारी मामलात होते हैं, परिंदे इधर से उड़ते हैं उधर चले जाते हैं, चीज़ें क्रिएट होती हैं। लेकिन अगर ये सिलसिला जो है और ये तासुर जो है ये अब इस हद तक आ गया है कि एक मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल ये कह रहे हैं कि अब इदारे को फैसला करना होगा कि रियासत के साथ हैं या किसी एक पार्टी के साथ हैं। ओके, पहले तो आप उस आदमी की बात पे मुझसे कमेंट लेना चाहते हैं जिनमें मुझे कोई मैच्योरिटी नजर नहीं आती। उनका ये कहना कि अदारे को ये करना होगा, नहीं करेंगे तो वो क्या पुरानी तनख्वाह पे नौकरी करेंगे ना, और क्या करेंगे। बात यह है हमारे मुल्क में ये एक रिवाज डाल दिया गया है, ये लग बेमानी और लायानी तबसरा है जिस पे मैं कोई बात करना इसलिए नहीं चाहूंगा कि हु इज ही। पहली बात यह है कि जिस दिन नवाज शरीफ की हुकूमत थी, अगर जनरल राहील शरीफ उनके साथ जहाज में बैठ के अपनी DGISI को लेके अमेरिका जाए तो एस्टेब्लिशमेंट ठीक काम कर रही है, उन्हीं के जहाज में उनके साथ बैठ के ईरान का विजिट करें तो एस्टेब्लिशमेंट ठीक काम कर रही है। और अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको तकलीफ हो रही है कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ क्यों खड़ी है। एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत का अदारा है, उनके पास हुकूमत के साथ रहने के अलावा कोई ऑप्शन ना है, न होनी चाहिए। मातहत अदारा है, प्राइम मिनिस्टर के मातहत ही काम करेगा। तो ये उसको लेबल करना ये एक घटिया सियासत है। आपने बात की परिंदों की, ये परिंदे तो उड़ान के आदी हैं सारे के सारे। आप कौन से परिंदे की बात कर रहे हैं? कौन सा मार्शल लॉ की गोद में जाके नहीं बैठा? किसने एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी? नवाबजादा नसरुल्लाह और जुल्फकार अली भुट्टो अयूब खान की कैबिनेट में नहीं बैठे थे? बहुत बड़े अलम बरदार हैं सियासत के, बैठे थे ना उनकी कैबिनेट में।
नवाज शरीफ जियाउल हक की कैबिनेट में नहीं बैठा, चौधरी शुजात हुसैन और फजलुर रहमान मुशर्रफ की कैबिनेट में नहीं बैठे, सब के सब बैठते हैं। कौन सी नई बात है? अभी जब डेमोक्रेसी है, 15 साल से जमहूरियत चल रही है बगैर किसी इंटरप्शन के, और फिर भी अगर ऐसी बेमानी, लग और घटिया बातचीत करनी है और अदारों पर इल्जाम तराशी करनी है, तो ये लोग ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर चुके हैं। मुझे नहीं नजर आता कि आपको ये एहसास बात क्यों नजर आ रही है। आपने 2 दफा कहा जी ये तो बड़ी सेंसिटिव क्या बात है? ये एक थर्ड क्लास कमेंट है सियासी, और इसको लोग थर्ड क्लास ही समझते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आता हूं जनरल साहब। अब चौधरी मंजूर साहब ये फरमाइएगा कि इस सारी सूरत हाल में आप ये नहीं समझते कि पार्लियामेंट को एक मौसर किरदार अदा करना चाहिए, और अगर शिकायत हैं धांधली के हवाले से या किसी और तरीक़ाकार के हवाले से, तो उस पर कानून साजी होनी चाहिए बजाय इसके कि एक महाजराई की कैफियत पैदा हो जाए? अच्छा, पहली बात यह है कि मैं बड़ा एहतराम करता हूँ जनरल साहब का, लेकिन इन्होंने तो सारी बातें मान ली है खुद ही अपने आर्गूमेंट के अंदर। कौन है जिसने एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी? इसका मतलब ये हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी बात मनवाती है हर इलेक्शन के अंदर या हर टाइम। वो हमारा तो सिर्फ इतना मुतालबा ही है, आपका काम नहीं, आप सिर्फ साइड पे हो जाए, आप अपना काम करें। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अगर बुरा हो रहा है तो उसको देखा जाए, उसको बेहतर किया जा सकता है। सियासत में अगर बुरा हो रहा है तो सियासतदानों को करने दीजिए, वो काम कर लेंगे। ये बात तो मान ली एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, कौन कहता है कि रिफॉर्म्स नहीं होनी चाहिए? आपका ख्याल है मशीनों की वजह से धांधली होती है इंडिया में, या धांधली नहीं होती? जब मशीनें नहीं थी तब धांधली होती? कौन सा आवाज आई? एक दिन भी आवाज आई इतना मजबूत? मुझे कश्मीर के इलेक्शन कमीशन को मिली। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत लिखा था कि हनी अमीन गन्ना, और पहले तो ये बात है कि कैसा कमाल है, उस कश्मीर वाले कहते हैं मोदी चला गया, इधर वाले कहते हैं ये हुकूमत चली जाए। हुकूमत का वो वजीर जो अमूर कश्मीर का है वो कश्मीर के अंदर दाखिल ना हो। और अगर या तो खत मेरे ख्याल के मुताबिक लिखना नहीं चाहिए था, अगर लिखा था तो फिर इतनी जान होनी चाहिए थी या उसको रोकते, और अगर वो नहीं रोक पाया तो खुद अपना इस्तीफा देके घर चले जाते। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वसीम सिजाद साहब, आपसे एक दफ़ा पहले भी बात हुई थी। आपने ये बात कही थी कि हमने कोशिश की 18वीं तरमीम के अंदर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को बढ़ाने की, लेकिन हम समझते हैं कि इसको रीविज़िट करने की ज़रूरत है। आपने ये बात कही थी। अब इस सारी सूरत हाल को भी मद्देनज़र रखें कि कोई एक इलेक्शन नहीं गुज़रता, चाहे वो ज़िमनी हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर का हो, ये मौक़िफ़ ना अपनाया जाए कि धांधली हुई है। जब आप ये बात कर रहे थे तो आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर रिविज़िट करके इसको मज़ीद कैसे मौसर किया जा सकता है? बात यह है जी कि अब हमारा इलेक्शंस का काफ़ी तजर्बा हो चुका है। हमें देखना चाहिए कि पिछले 15-20 साल में कौन सी शिकायत सामने आई हैं, कौन सी इलेक्शन के दौरान ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियाद बनती हैं इस दावे की कि जी धांधली हुई है। तो अब इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। कहीं ये कहा जाएगा कि जी किसी इदारे ने इन्फ्लुएंस किया है, या लोग जाली वोट डालते हैं, वो शख्स मर चुका है उसकी वोट टाली जाती है। कहीं होगा कि डबल वोटिंग की जाती है, वही शख्स बार बार वोट करता है। कोई ये होता है जी कि जी बाहर के किसी पोलिंग स्टेशन से आके वोट, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं वो अब हमारे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है। मेरे ख्याल में अब ज़रूरत इस बात की है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बैठ के वो तय करें कि भी कौन सी एरियाज़ हैं जहाँ पे हम इसको बेहतर कर सकते हैं।
इसमें इलेक्शन कमीशन को भी शामिल किया जाए, अपोजिशन को भी शामिल किया जाए, ताकि हमारा जो इलेक्शन का निज़ाम है वो बेहतरी की तरफ जा सके। लेकिन उसकी जो दिक्कत मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क में सियासत अब सियासत नहीं रही, एक किस्म की दुश्मनी बन गई है कि ये अपोजिशन कहती है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप जो मर्ज़ी करें, चाहे आप आसमान से तारे तोड़ के लें, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हुकूमत कहती है हम आपकी बात नहीं मानेंगे। यानी दोनों का कोई मीटिंग पॉइंट नज़र नहीं आता। बाहर मुल्कों में इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद हुकूमत बनती है, अपोजिशन अपना काम करती है, हुकूमत अपना काम करती है, लेकिन कौमी मामलात पे मिल बैठ के हल निकाला जाता है। तो एक तो ये हो गया कि हमारा जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, उन्होंने भी 3-4 महीने धरना दिया। बांग्लादेश में अब थोड़ी कमी हो गई है, लेकिन बांग्लादेश में भी यही होता रहा कि जो भी हुकूमत है उसके अलावा अपोजिशन ने बॉयकॉट शुरू कर दिया कि हम बैठेंगे ही नहीं। तो ये माइंडसेट पाकिस्तान के में। दूसरा ये है कि एक पॉलिटिकल माइंडसेट है कि जी हमने नहीं मानना, कोई भी इलेक्शन हो हमने नहीं मानना, चाहे वो धांधली हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पे एक रीत बन गई है कि हमने नहीं मानना। तो अब वो उसका इलाज मेरे ख्याल में वो तो एक ज़हनी कैफियत है, नहीं मानना, और पॉलिटिकल मेरे ख्याल में एक माहौल को बेहतर किया जाए तो शायद हालात बेहतर हो जाए। अब इसमें जन साहब ये फरमाइएगा कि देखिए गुजारिश ये है कि शिकायत का इजाला जो है वो होना चाहिए, और जाहिर है कि जब इस तवातुर के साथ सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो ये बहुत से सवालात को फिर जन्म भी देता है, और जाहिर है कि आवाम के अंदर भी ये सोच पैदा होती है क्योंकि बड़े तवातुर के साथ ये इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जब कोई भी अहम इजलास होता है जो पाकिस्तान की कौमी सलामती से मुताल्लिक होता है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पहुँच जाते हैं, DG ISI पहुँच जाते हैं, सब पहुँचते हैं सिवाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के। ये हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? ये जो तरीक़ाकार आपको वसीम सज्जाद साहब बता रहे हैं, यही एक तरीका है। जब तक इस तरह के संजीदा, बाशऊर, तालीम याफ्ता लोगों के हवाले इस तरह की अहम जिम्मेदारियां नहीं की जाएंगी, ये तमाशबीनी ख़त्म नहीं होगी, तो ये तमाशबीनी ऐसी ही रहेगी जैसी आपको होती नज़र आ रही है। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा कि हुकूमत अपोजिशन की नहीं सुनना चाहती, अपोजिशन अपनी शराइत लेके आना चाहती है। पिछले 3 इलेक्शन का ज़रा मुआवजा करें, कितने सबूतों के साथ कितने लोग नाअहल हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने कितने लोगों को डी-सीट किया है, कितनों की एविडेंस आई है। और यार इस मुल्क में 385 अफराद जिंदा जला दिए जाएं तो उस पर तो कोई इस्तीफा नहीं देता। गंडापुर कश्मीर चला जाए तो इस्तीफा मांग रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। मॉडल टाउन में 16 लाशें गिर जाएं, 96 को गोली लग जाए, कोई इस्तीफा नहीं देता। क्या तमाशबीनी है ये यार। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर संजीदा लोग करें, मेरे अदारे की हदूदों के युद्ध की बात की गई कि वो करते हैं मैनिपुलेट, आपने भी कह दिया जी मैनिपुलेशन होती है, सब एक तासुर भी है कि होती है। उनके हदूदों के युद्ध का तयन किसने करना है? पार्लियामेंट ने करना है, आईन ने करना है, जुडिशरी ने उसको इंटरप्रेट करना है, उनको अकाउंटेबल अदालत ने होल्ड करना है। किससे वो बालातर हैं? क्या फौज पार्लियामेंट से बालातर है? क्या मुल्क की अदलिया से वो बालातर है? लेकिन बाकिरदार लोग जो होंगे, जो चोर, करप्ट और मनी लॉन्ड्रर नहीं होंगे, वो इस तरह की अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं और हदूदों के हदूद का तयन कर सकते हैं। जिन्होंने शाम को दरवाजों पे सलामी देनी हो, जो सुबह शाम वहां हाजिरियां दे रहे हो, उनसे आप तवक्को रखते हो कि वो इस निज़ाम को दुरुस्त करेंगे? मैं जन साहब आता हूं। अब इसमें चौधरी मंजूर साहब ये फरमाइएगा कि बात पार्लियामेंट वही आ जाती है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती की है, कि पार्लियामेंट बालादस्त है तो फिर कानून साजी जो है वो होनी चाहिए, फिर वहाँ पे तरीक़ाकार जो है वो वज़ा होना चाहिए। 18वीं तरमीम की गई, लेकिन उसके अंदर अब दिखाई देता है कि बहुत सी कमज़ोरियाँ रह गई हैं। वसीम सज्जाद साहब भी उसकी जानिब इशारा कर रहे हैं। आप समझते हैं कि कोई रास्ता निकल सकता है कि सब अपने अपने मफाद को साइड पे रख के कोई ऐसा तरीक़ाकार तो वज़ा कर लें जिसके नतीजे में मुस्तकबिल में बेहतरी हो सके? देखिए ना, अभी जना साहब फरमा रहे थे कि
इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल इस हक में हूँ, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये जो जितनी बातें इन्होंने इस्तीफे वाली की वो भी आना चाहिए था। जब GHQ अटैक हुआ था तो फिर भी किसी का इस्तीफा आना चाहिए था। फैसल बेस अटैक हुआ था तो फिर भी किसी का इस्तीफा आना चाहिए था। कामरा अटैक हुआ था तो फिर भी किसी का इस्तीफा आना चाहिए था। APS अटैक हुआ था तो फिर भी किसी का इस्तीफा आना चाहिए था। बिल्कुल इस्तीफे तो आने चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ये तो, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना होती तो ये तो पार्लियामेंट पैदा ही ना होती। हमने कहा कि हमें एतराज है, लेकिन उसके बावजूद हम ना खुद इस पार्लियामेंट में गए बल्कि बाकी पार्टियों को भी रजामंद करके प्रोसेस के अंदर हम आए। हम आज भी प्रोसेस के अंदर, हम कह रहे हैं हमारे एतराजात है, लेकिन उसके बावजूद हम प्रोसेस से बाहर नहीं जा रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा बिहेव किया है। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुल्क में लैंडस्लाइड धांधली करके 14 सीटों पे रखा गया था, तब भी हम गए थे उधर, तब भी हमने अपना रोल अदा किया। और फिर इसके बावजूद जो ये बात करना चाह रहे हैं करप्ट तो बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल तो चाहता हूँ कि एक ऐसा इदारा बने जो मेरा भी एहतसाब करे। मेरा बेशक पहले कर ले, फिर जजों का, जर्नैलों का, ब्यूरोक्रेट्स का, सबका करे। एक ऐसा इदारा इस मुल्क के अंदर होना चाहिए जो सबको पूछ सके। लेकिन अपनी बारी पे वो सब लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो इससे बालातर है, बस सिर्फ बाकी लोगों का हो। अगर करप्ट है तो देख लिया जाए कौन किसकी कितनी तनख्वाह थी और वो आज के दिन वसाइल में रह रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कौन करप्ट है कौन नहीं है। जो भी करप्ट है, मेरी पार्टी में को है तो मैं बिल्कुल उसको डिफेंड करने के लिए क्या है। ये बात को जनरल साहब को भी कहनी चाहिए, ये बात सबको, आपको भी जर्नलिस्टों के अंदर कहनी चाहिए। जो बंदा करप्ट है वो तो मौज मेला कर रहा है, जो बाकी लोग हैं वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। ठीक, मैं मुझे चौधरी साहब एक मिनट जरा, एक आखिरी मेरा जी। रिफॉर्म्स पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा है, हमने खुद भी की और अब भी तैयार है। लेकिन उसके लिए अगर कोई ये समझता है कि रिफॉर्म सिर्फ मशीनों की वजह से हो जाती, ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। IGI मशीनों ने बनाई थी इस मुल्क के अंदर, जो सारी जिंदगी के लोग अमीर तो क्रेडिट लेते रहे। क्या पैसे तकसीम मशीनों ने किए थे 90 के इलेक्शन में? तो ये बहरहाल ऐसी चीजें हैं जिनसे गौर करना पड़ेगा। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है चौधरी साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। जन साहब, यहाँ पे जो चौधरी मंजूर साहब ने बात की है, आप उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो बात है कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए जिससे ये तासुर उभर कर सामने आए, बल्कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए कि एहतसाब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड हो। आप समझते हैं कि ये जो एहतसाबी अमल है ये अक्रॉस द बोर्ड है? जो आपने सवाल किया है जी जी, वो ये है कि एक अदारा होना चाहिए। अदारा जुडिशरी है ना पाकिस्तान की, हाई कोर्ट्स भी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हैं, पार्लियामान भी है, जुडिशल कमीशन भी बनते हैं। किसने होल्ड करना है? नैब भी है, FIA भी है, तहकीकात के लिए अदारे मौजूद हैं। इन अदारों को कोई काम तो करने दे भाई। इन अदारों में आप मुतनाज़ा बना देते हैं अदारों को खुद। अभी जिस तरह वसीम सज्जाद साहब ने फरमाया कि चीफ इलेक्शन कमीशन को 5 साल के लिए पार्लियामेंट ने मुंतखब किया। आपका एक पार्लियामेंटेरियन या है या नहीं है मुझे नहीं पता। चौधरी मंजूर साहब ये कह रहे हैं जी उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था क्योंकि एक वो वजीर उसने कुछ बात की और उसको रोका और वो चला गया, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हक पार्लियामेंट को है, किसी ऐरे गहरे को नहीं है कि कोई बैठ के किसी का इस्तीफा मांगना शुरू कर दे। अदारों की बेतौकीरी मत करें। नैब को बनाया किसने है? नैब का ये चेयरमैन किसने अपॉइंट किया है? जो पिछले 3 साल से हम राग सुन रहे हैं कि नैब नैब काम नहीं कर रही, नैब सियासत कर रही है, नैब PTI की है। और बनाने वाले आप लोग खुद हो। अदारों के कवानीन खुद अमेंड नहीं करते, कानून में बेहतरी खुद नहीं लाते। जोर होता है ठेकों पे और सड़कें बनाने पे। पार्लियामेंट का काम होता है कानून साजी करें।
पार्लियामेंट का काम सड़कें बनाना और कुएं खुदवाना नहीं होता, गलियां पक्की कराना नहीं होता। इन ठेकों में लग जाती हैं हुकूमतें बैठ के, मरकजी हुकूमत भी और सूबाई भी। निजाम बनाए मुल्क में, अदारों को इज्जत दें, अदारों से काम लें। सब में, हर अदारे में अच्छे लोग मौजूद हैं, अच्छे पुलिस अफसर हैं जो जुर्म को रोक सकते हैं, मैं आता हूं, अच्छे FIA के लोग हैं जो तहकीकात कर सकते हैं, अच्छे जजेस मौजूद हैं जो अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अदारों को काम करने दें। जन साहब मैं आता हूं। अब इसमें वसीम सजाद साहब ये फरमाइएगा कि जो एक ऐसी बुनियाद जिसके ऊपर इत्तफाक राय हो सके, ज़ाहिर है पार्लियामेंट का काम है, आपको दिखाई देता है कि इस वक्त वो मुमकिन है? और फिर हम इसके बाद फिर अगला इलेक्शन आएगा, फिर हम इससे ज़्यादा दलदल में धंसेंगे? जी, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ जी कि पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी होनी चाहिए, अपोजिशन को उसमें शामिल करना चाहिए। जो भी मुतलका इदारा है, इलेक्शन कमीशन भी हो सकता है, नैब भी हो सकता है, उनके नुक्ता नज़र को भी सामने रख के देखा जाए, और जहाँ जहाँ खामी नज़र आ रही है, जहाँ पे शिकायत है कि ज़्यादती हो रही है, उसको कानून साजी के ज़रिए सही किया जाए। मसलन नैब कानून में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बेहतरी की ज़रूरत है। नैब में ज़मानत के कानून जो है वो बिल्कुल उसमें बेहतरी हो सकती है। हाई कोर्ट की ओवरसाइट, उसको बेहतर किया जा सकता है। मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी एक जुर्म है जिसका बहुत वाइड नेट है, और उसके तहत जिसको मर्जी पकड़ लो, उसमें बेहतरी आ सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े अच्छे फैसले किए हैं ज़िम्न में, उसी को बुनियाद बना के कानून साजी हो सकती है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस वक्त ना हुकूमत इंटरेस्टेड है अपोजिशन को इंगेज करने में, ना अपोजिशन इंटरेस्टेड है कि हम कोई कानून साजी करें हुकूमत के साथ बैठ के। यानी एक वो खलीज है दोनों में जिसका तल्लक मेरे ख्याल में मुल्की हालात से नहीं है, लेकिन सियासत से है कि जी इन्होंने हमें निकाला है, हम इनको निकालेंगे, इन्होंने हमें ये किया, हम इनको ये करेंगे। तो ये ज़ातियात भी आ गई हैं इलेक्शन में, सियासत में, और एक दुश्मनी की कैफियत भी हो गई है, वो दूर करने की ज़रूरत है। दूर होनी चाहिए। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया वसीम सजाद साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया जनरल एजाज अवान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।